बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक का जो लेसन 3 है संपूर्ण क्रांति, उसके सारांश को। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो वीडियो को कृपया शेयर कर देंगे ताकि और लोगों की भी इस लॉकडाउन में मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले जो इस पाठ के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, उनके जीवन परिचय को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लेखक के जीवन परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग इस पाठ के सारांश को। दोस्तों, ये जो लेसन है संपूर्ण क्रांति, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक भाषण है जो कि छात्र आंदोलन के दौरान 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा, जो कि आपका बिहार के सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला दोनों में फैला हुआ है ये गांव। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के सारण जिला में फैले सिताब दियारा गांव में हुआ था। यानी आप समझ गए होंगे कि इनका जन्म हुआ था बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा में, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में ये सिताब दियारा 2 जिला में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में और बिहार के सारण जिला में। लेकिन इनका जो जन्म हुआ वो बिहार में हुआ था, यानी सारण जिला में। इनका निधन 8 अक्टूबर 1969 को पटना में हुई थी। इनके बचपन का नाम बाउल था, बाद में ये लोकनायक के नाम से फेमस हुए। जन पक्षधरता के कारण इन्हें लोकनायक कहा जाने लगा, यानी ये जनता की पक्ष को ज़्यादा लेते थे, इसलिए इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाने लगा। शॉर्ट में इन्हें जयप्रकाश नारायण को जेपी भी कहा जाता है, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इनके माँ का नाम फूलरानी देवी एवं पिता का नाम हरसू दयाल था और पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। इनकी पत्नी जो थी प्रभावती देवी, वो बिहार के प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। चलिए आगे देखते हैं। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा स्थानीय स्कूल यानी सारण के स्कूल में हुई थी। उसके बाद पटना कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया। बीच में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ भी दिया था और बाद में ये अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में इन्होंने कैलिफोर्निया, बर्कले और विस्कन्सिन मेडिसन आदि यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग जानकारी है कि इन्होंने एक भाषण को सुना था। उस भाषण में यह बताया गया कि अमेरिका जाकर के कोई भी व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके भी वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। तो इससे प्रेरित होकर के ये अमेरिका गए थे। इनके पास उतने पैसे नहीं थे कि ये अमेरिका में जा कर के पढ़ सके, फिर भी इन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के बदौलत अमेरिका में इन यूनिवर्सिटीज़ में अध्ययन किया। पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई का खर्च ऊपर करने के लिए ये होटल में वेटर का काम करते थे, लोहा फैक्ट्री में भी काम किया, चमड़ा उद्योग में भी काम किया, यानी काफ़ी मेहनत किया अपने पढ़ाई के लिए, तब जा कर के इनकी पढ़ाई पूरी हुई। फिर जब ये भारत लौटे तो एक बात और याद रखेंगे कि इनको अमेरिका का दलाल कहा गया। कुछ लोगों ने इन्हें अमेरिका का दलाल नाम से भी संबोधित किया। काफ़ी दिनों तक ये अमेरिका में पढ़े थे। और इनके राजनीतिक जीवन को देखें, भारत में आने के बाद इन्होंने 1929 में कांग्रेस में शामिल हुआ, यानी आज़ादी की पहले की बात है, जिस समय देश में एक ही पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस। तो कांग्रेस में ये शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसके दौरान ये जेल गए। 1942 में भी जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय चल रहा था, और जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इनको रांची के जेल में रखा गया था, ठीक है। तो वहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में कि ये जेल को दीपावली की रात तोड़ करके भाग गए थे, ठीक है। वहाँ से भाग गए नेपाल, और नेपाल से काफ़ी दिनों तक ये वहाँ से कुछ लिखते रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग देते रहे। फिर 1952 में आज़ादी के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया इन्होंने। 1974 में जब छात्र आंदोलन हुआ कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो उसमें छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए छात्रों के अनुरोध पर,
और जब 1975 में इंदिरा सरकार ने आपातकाल की घोषणा की तो आपातकाल के दौरान इन्हें जेल भी भेजा गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ज़्यादा रचना तो है नहीं, क्योंकि ये कोई लेखक नहीं थे, ये तो एक समाजवादी नेता थे, लोगों के अधिकार के लिए लड़ते थे। फिर भी इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत फेमस है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये इनकी लिखी हुई एक पुस्तक है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी है, डायरी भी लिखी है। और सम्मान की बात करें तो इन्हें 1965 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था और 1998 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। मरने के पश्चात इनको 1998 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। आप याद रखेंगे कि भारत रत्न अवार्ड जो है हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो चलिए, इनके बारे में जो मैंने बातें बताई आप इन्हें ध्यान में रखेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ के सारांश को। तो चलिए आइए अब देखते हैं इस पाठ के सारांश को। इस पाठ के सारांश को मैंने टोटल 4 पैराग्राफ में लिखा है। तो देखते हैं इसके पहले पैराग्राफ को। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। यह भाषण छात्र आंदोलन के दौरान पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। यानी ये जो लेसन है ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है, भाषण का एक हिस्सा है, जो उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। और किस अवसर पर दिया था? तो ये छात्र आंदोलन जिस समय चल रहा था उसी दौरान इन्होंने दिया था। आगे आपका, पटना गांधी मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने उसी समय जात पात, तिलक दहेज, भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। हजारों लोगों ने अपने जनेऊ को तोड़ दिया तथा नारा गूंज उठा था। देखिए, पटना गांधी मैदान में इस भाषण को सुनने के बाद हजारों लोगों ने क्या किया था कि अपने जनेऊ को तोड़ दिया था, जो कि एक जाति का सूचक है, और संकल्प लिया था कि हम तिलक दहेज का बहिष्कार करेंगे, भेदभाव का बहिष्कार करेंगे, भेदभाव को छोड़ देंगे, जाति पाति को छोड़ देंगे। इतना प्रभावशाली इनका भाषण था जेपी का, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। और लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने संकल्प लिया था और यह नारा गूंज उठा था। क्या नारा था? तो जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। ये नारा जो है ये गूंज उठा था कि हम आज से क्या जाति पाति छोड़ देंगे, जात पात को नहीं मानेंगे, तिलक दहेज का बहिष्कार करेंगे और समाज को एक नई दिशा में लेकर के चलेंगे। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में। तो देखते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ को। 1974 में बिहार से शुरू हुए छात्र आंदोलन का कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भेदभाव, जातिवाद आदि था। यानी 1974 में जो बिहार आंदोलन हुआ था उसका कारण क्या था? तो बढ़ती हुई बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भेदभाव, जातिवाद आदि था। और ये पूरे देश भर में आंदोलन चला था, लेकिन शुरू हुआ ये कहाँ से? तो ये बिहार से शुरू हुआ था और पूरे देश भर में आग की तरह फैल गया था। उस समय हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी, हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई थे। इन सब के खिलाफ किया गया था ये आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व करना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि आंदोलन अहिंसात्मक होगा। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इस शर्त पर किया था, जब छात्र उनके पास गए थे कि सर आप इस आंदोलन के नेतृत्व करिए, आप नेतृत्वकर्ता बनिए, हमारे प्रमुख बनिए आप। तो जयप्रकाश नारायण ने यह शर्त रखा था कि देखो आंदोलन का नेतृत्व तो हम करेंगे, लेकिन ये जो आंदोलन है ये अहिंसात्मक होना चाहिए, यानी इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी का खून नहीं बहना चाहिए। तो जाकर के छात्र मान गए और ये जो आंदोलन था ये अहिंसा, सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन था। चलिए आगे देखते हैं। वे छात्र और सरकार दोनों की बातों को सुनेंगे और जो फैसला करेंगे दोनों को मानना होगा। आगे इन्होंने यह भी शर्त रखा कि वे सरकार और छात्र दोनों की बातों को सुनेंगे और जो निर्णय देंगे उस पर अमल दोनों को करना होगा।
फिर है, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस सरकार पूरी तरह हिल चुकी थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने घबराकर आपातकाल की घोषणा कर दी। देखिए, ये जो आंदोलन हुआ इतने व्यापक तौर पर हुआ, पूरे देश भर में ये आंदोलन आग की तरह फैल गया और इससे इंदिरा सरकार जो है यानी इंदिरा गांधी वो घबरा करके आपातकाल की घोषणा कर दी थी 1975 में, और उसी आपातकाल में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो ये सेकेंड पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं इसके थर्ड पैराग्राफ को। दोस्तों, आप पैराग्राफ अपने नोटबुक में भी चेंज करते चलेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर कौन सा पैराग्राफ चेंज हो रहा है। आप एग्ज़ाम में पैराग्राफ का ध्यान रखेंगे, कॉमा का ध्यान रखेंगे, पूर्ण विराम का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे आपके। थर्ड पैराग्राफ है आपका, जयप्रकाश नारायण के विचार में वैसे लोग जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यों में बाधा डालते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं, गोलियां चलाते हैं, वे डेमोक्रेसी के शत्रु हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण का कहना था कि जो लोग जनता के शांतिपूर्ण कार्य जैसे कि जुलूस निकालना हो गया या शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना हो गया, अनशन करना हो गया, सरकार के खिलाफ विरोध करना हो गया शांतिपूर्ण, तो इन सारे कार्यों में अगर कोई बाधा डालता है तो वैसे लोग को क्या कहा जाता है, तो डेमोक्रेसी के शत्रु। यानी डेमोक्रेसी के शत्रु कौन है, तो डेमोक्रेसी के शत्रु वे लोग हैं जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यों में बाधा डालते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, विरोध करना, आंदोलन करना, जुलूस निकालना, ये जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान कहता है कि अगर आप सरकार से सहमत नहीं है तो शांतिपूर्ण आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इन सब से अगर कोई रोकता है तो वो क्या है, वो लोकतंत्र का दुश्मन है, यानी डेमोक्रेसी का दुश्मन है। आगे है, प्रस्तुत भाषण में जेपी ने बापू और नेहरू के विशेषताओं का भी जिक्र किया है। इस भाषण में जेपी ने क्या कहा है, बापू के बारे में भी कुछ कहा है और नेहरू के बारे में भी कहा है। क्या कहा है, देखिए, उन्होंने बताया है कि किस तरह वे बापू से असहमत होते थे तो बापू उन्हें प्यार से समझाते थे। तो जेपी कहते हैं कि मैं बापू से, बापू यानी कि महात्मा गांधी, मैं बापू से अगर किसी बात को लेकर के असहमत रहता था, उस पर राजी नहीं होता था, तो बापू हमसे नाराज़ नहीं होते थे बल्कि प्यार से समझाते थे। यानी महात्मा गांधी उन्हें प्यार से समझाते थे और इस बात से जेपी काफ़ी प्रभावित थे। ये बात उनको बहुत अच्छी लगती थी कि नाराज़ होने के बजाय वे हमें प्यार से समझाते हैं। आगे है, इसी प्रकार वे नेहरू के विदेशी नीतियों के विरुद्ध बोलते थे। यानी नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेशी नीति थी, उसके खिलाफ भी थे जेपी। तो नेहरू जी भी क्या थे, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते थे और उन्होंने जेपी के बात का बुरा नहीं मानते थे। कौन, नेहरू जी। और नेहरू जी की ये खासियत उनको बहुत पसंद आती थी कि वे इनकी बातों का बुरा नहीं मानते थे, बच्चा समझ करके प्यार से समझाते थे, इनकी बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि ये विरोध कर रहे हैं तो वो भी इनका विरोध करें, इस तरह से नेहरू जी नहीं थे। ये खासियत उनको, ये विशेषता उनको काफ़ी पसंद थी जेपी को। आगे क्या कहते हैं जेपी, उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान होने वाले कठिन संघर्षों के बारे में बताया। इस भाषण में क्या है कि जयप्रकाश नारायण जो है अमेरिका प्रवास के दौरान, यानी जब अमेरिका में रह रहे थे, शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तो वहाँ पर उनको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, ये भी वो बताते हैं इस भाषण में। पढ़ाई के लिए वे लोहे के कारखानों में, चमड़े के कारखानों में, रेस्टोरेंट आदि में काम करते थे। मैंने पहले भी बताया है कि ये जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर इनके पास पैसे नहीं रहते हैं पढ़ने के लिए, तो कारखाना में काम करते हैं, लोहा के कारखाना में, चमड़ा के कारखाना में, रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं। बहुत सारे इनको संघर्षों से गुजरना पड़ता है, दुखों से गुजरना पड़ता है। अंततः ये सारे संघर्षों को झेल कर, सारे कठिनाइयों को पार कर वहाँ पर ज्ञान अर्जन करते हैं, यानी अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं, फिर वे भारत आ जाते हैं। तो इस प्रकार जेपी के द्वारा, ये फोर्थ पैराग्राफ है, काफ़ी छोटा है, अंतिम पैराग्राफ आपका छोटा ही होता है। इस प्रकार जेपी के द्वारा दिया गया यह भाषण बहुत ही परिवर्तनकारी, यानी बदलाव लाने वाला तथा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, और हमारे लिए क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अंत तक देखने के लिए
क्लास के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई सलाह लेना है तो आप इस पर केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में कल इसी समय। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।